राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की को देखने जब लड़के वाले आते हैं और जब उसकी शादी टूट जाती है तो लड़की और उसके पिता पर क्या बीतती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राम प्रकाश के घर में आज बहुत चहल पहल हो रही थी। सभी लोग आने वाले मेहमानों के स्वागत के इंतजाम में लगे हुए थे। आज राम प्रकाश की बड़ी बेटी रानू को देखने लड़के वाले आ रहे थे। राम प्रकाश की 4 बेटियां थीं और सबसे छोटा एक बेटा था। यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले राम प्रकाश के पास 20 बीघा खेत था, जिसका मालिक था वो। गांव के शुरू में ही उसका अपना एक बड़ा सा मकान था, जो मिट्टी की दीवारों और छप्पर से बना हुआ था। गांव एक नहर के किनारे पर बसा हुआ था। गांव तक जाने के लिए कई साल पहले एक पक्का रोड बना दिया गया था, परंतु अब केवल पक्की सड़क के जो अवशेष ही रह गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही राम प्रकाश शहर गए थे। वहाँ पर उनके ममेरे भाई चंदर ने रानू के लिए एक रिश्ता बताया था। अच्छे पैसे वाले खानदानी लोग थे। 2 लड़के थे, दोनों ही सरकारी नौकरी पर थे। बड़ा लड़का जो नगर निगम में क्लर्क था और छोटा बेटा गौरव फौज में था। पिता छोटे लाल एक वकील थे और शहर में मकान भी है। यह सब सुनकर पहले तो राम प्रकाश ने सोचा कि ऐसे लोग कहाँ हम जैसे गांव के लोगों से बात करेंगे, पर जब उसके ममेरे भाई के कहने पर वो उसके साथ लड़का देखने के लिए वहाँ गया तो जाकर देखा उनका मकान बहुत ही आलीशान बना हुआ था। शहर में 3 मंजिला मकान होना बहुत बड़ी बात होती थी। लड़का घर पर नहीं था, पर कुछ जगहों पर उसके फोटो टंगे हुए थे, जिन्हें देखकर लगता था मानो किसी फिल्म का हीरो हो। छोटे लालजी दोनों राम प्रकाश और चंदर को बिठाकर कुछ देर के लिए अंदर गए तो राम प्रकाश ने अपने ममेरे भाई चंदर को कोहनी मारी और पूछा, क्या यार, ये लोग अपनी बिरादरी के तो हैं? तो चंदर बोला, अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी जो रामनगर वाली भुआ है उनके ही रिश्तेदार हैं। तो राम प्रकाश ने कहा, वो तो हम ठाट बाट देखकर पूछ रहे थे। जब तक छोटे लालजी के साथ उनकी पत्नी सावित्री ने उस कमरे में प्रवेश किया और दोनों आकर उनके सामने सोफे पर बैठ गए। चंदर छोटे लालजी को राम प्रकाश के बारे में पहले ही बता चुका था। उनके आते ही चंदर ने लपककर उनके पैर छू लिए और चंदर को ऐसा करते देखकर राम प्रसाद ने भी उनके दोनों के पैर छू लिए। सावित्री ने चंदर से कहा, चंदर, लड़की का फोटो लाए हो? तो चंदर ने राम प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया, फोटो दो जरा रानू बिटिया का। राम प्रकाश ने अपनी जेब से एक पासपोर्ट साइज का फोटो निकालकर सावित्री जी की तरफ बढ़ा दिया। सावित्री जी ने फोटो पकड़ तो लिया, पर बोली, फोटो तो थोड़ा बड़ा ले आते। चंदर ने कहा, वो क्या है जी, थोड़ा जल्दबाजी में आना हो गया तो इसलिए बड़ा फोटो नहीं बनवा पाए। राम प्रकाश ने कहा, ये फोटो भी अभी पिछले ही साल बनवाया था, जब मेरी बिटिया ने इंटर का फार्म भरा था। सावित्री जी ने राम प्रकाश की तरफ तिरछी नज़र डाली और फिर फोटो देखते हुए अपने पति की ओर बढ़ा दिया। छोटे लाल ने फोटो को पास रखी टेबल पर रख दिया और राम प्रकाश से बोले, देखो भाई राम प्रकाश, अगर बच्चों को लड़की फ़ोटो में पसंद आ गई तो फिर हम तुम्हारे घर आकर लड़की को देखेंगे, बाकी बातें चंदर तुम्हें बता देगा। इतने में सावित्री जी बोल पड़ी, देखो भाई, हमारे बड़े बेटे के लिए रिश्ते तो बहुत आए हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक सभ्य और घरेलू लड़की जो हमारे पूरे घर का ध्यान रख सके और जो घर की मान मर्यादा को बढ़ाए। चंदर बता रहा था, तुम्हारी बेटी सुंदर होने के साथ साथ घर के सारे काम जानती है और कुछ पढ़ी लिखी भी है। राम प्रकाश कहने लगा, जी हाँ, उसने इंटर पास किया है, वो भी
अपने उसमें फर्स्ट आई है। इतने में छोटे लाल जी बोल पड़े, ठीक है भाई चंदर, अगर हमें आना होगा तो हम तुम्हें फ़ोन पर बता देंगे। चंदर और राम प्रकाश दोनों वहाँ से चले आए। उस दिन से हर रोज़ राम प्रकाश चंदर को फ़ोन करके पूछता कि भाई चंदर, कोई फ़ोन आया क्या उनका। अभी 2 दिन पहले ही चंदर का फ़ोन आया था कि छोटे लाल जी अपने परिवार के साथ रानू बिटिया को देखने आना चाहते हैं। तब से राम प्रकाश ने आसमान सिर पर उठा रखा था और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां बड़े जोर शोर से कर रहा था। राम प्रकाश ने मेहमानों के स्वागत के लिए काफ़ी तैयारियां की हुई थी। तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट सब शहर से मंगवाए थे। मेहमानों को बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध भी उसने प्रधान जी के यहाँ से किया था। मेहमानों को कहीं गाय भैंस के गोबर की महक न लगे, इसके लिए उन्होंने अपने जानवरों को दूर बंधवा दिया था घर से। इतनी सब भागदौड़ और खर्च को देखकर सत्य प्रकाश की पत्नी गौरी ने उन्हें टोका और बोली, सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो राम प्रकाश कहने लगा, क्यों गौरी, तुम क्यों डर रही हो भगवान। गौरी अपना पल्लू संभालते हुए बोली कि देखो जी, इतने बड़े लोग हैं ना, जाने कैसी शादी करें और दहेज में ना जाने क्या क्या मांगे। राम प्रकाश हंसता हुआ बोला, अरे तू रही ना गवार की गवार, अरे तू उन लोगों को नहीं जानती, शहर में क्या ठाठ है उनके पास क्या कमी है जो वो हमसे मांगेंगे। गौरी कहने लगी, देखो जी, फिर भी बिटिया की शादी है, खाली हाथ तो हम उसे भेज नहीं सकते, पास पल्ले तो कुछ है नहीं, फिर कैसे निपटाएंगे शादी। राम प्रकाश ने गौरी के हाथों को पकड़ते हुए उसको चारपाई पर बैठाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तू क्यों चिंता करती है। वो जो श्याम मनोहर है ना, अपने खेत के पड़ोस में जिसका खेत है, 1 बीघा खेत के 80,000 देने को कह रहा था। अब बिटिया की शादी जितने में निपटेगी उतना उसे बेच देंगे। गौरी ने जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए पूछा, तो क्या हमारा सब खेत बिक जाएगा। राम प्रकाश ने कहा, अरे नहीं पगली, मान ले 5 बीघा बिक भी गया तो बस हमारी बेटिया तो जो खुश रहेगी ना, हमारी बिटिया तो जिंदगी भर जो खुश रहेगी, सुखी रहेगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए और वह राम प्रकाश के कंधे पर सर को रखकर रोने लगी। इतने में ही रानू आ गई और कहने लगी, माँ देखो ये सूट कैसा लग रहा है। तो गौरी कहने लगी, अरे ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी माँ की नम आँखों पर पड़ी और वह पूछने लगी, क्या हुआ माँ। गौरी अपनी आंखें पूछती हुई कहने लगी, कुछ नहीं बिटिया। तभी राम प्रकाश कहने लगे, अरे हुआ कैसे कुछ नहीं, तेरी माँ कह रही है हमारी बिटिया शहर जाकर कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगी, बस तभी से रो रही है। रानू अपने माँ से लिपट कर कहने लगी, कोई भला कैसे अपने माँ बाप को भूल सकता है माँ, मैं तो आप दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तभी पीछे से और 3 बेटियां सोनिया, मोनिया, रीना, छोटा बेटा सोनू आकर उन तीनों से लिपट जाते हैं और बोलते हैं, हम सब भी चलेंगे दीदी आपके साथ। और सभी हंसने लगते हैं। आखिरकार वह समय आ ही गया जब लड़के वाले गांव में प्रवेश करते हैं। करीब 11 बजे के समय राम प्रकाश के घर के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। राम प्रकाश तीनों गाड़ियों की तरफ हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है और गाड़ियों से निकलने वाले हर व्यक्ति को झुककर नमस्कार करता है। गाड़ियों से कुल 8 लोग आए थे। उनमें छोटे लाल जी, उनकी पत्नी सावित्री और उनके साथ चंदर भी था। दूसरी गाड़ी में छोटे लाल की बहन रुक्मणी, बहनोई नाथूलाल और तीसरी गाड़ी में जो छोटे लाल का बड़ा बेटा विवेक अपने मामा रमेश और मामी उषा के साथ था। सभी मेहमान गाड़ी से उतरकर राम प्रकाश के पीछे पीछे चल दिए। राम प्रकाश ने सभी को कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए बैठिए। सभी मेहमान कुर्सियों पर बैठ गए। उनके सामने मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट नाश्ते के लिए रखे गए। रानू चाय लेकर आई तो सभी रानू को देखते ही रह गए। विवेक कुछ शर्मा रहा था पर कभी कभी रानू की तरफ देख लेता था। रानू से मेहमानों ने बैठने को कहा
पर उसको शर्म की वजह से सबके सामने कुर्सी पर बैठना उचित नहीं लगा। तो रानू की माँ दौड़कर अंदर से चटाई ले आई और नीचे बिछा दी, जिस पर रानू अपनी माँ और कुछ और महिलाओं के साथ नीचे बैठ गई। उसी बीच उसने विवेक को भी देख लिया था। सभी ने आराम से नाश्ता किया और फिर रानू और सारी महिलाएं अंदर चली गईं। विवेक और उसके मामा ने कहा कि हम थोड़ा गांव घूमकर आते हैं। तभी छोटे लाल जी ने राम प्रकाश को आवाज़ दी, जो तब से एक तरफ खड़ा हुआ। उसको बुलाया गया और नाथूलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाई राम प्रकाश, ये विवेक के जो फूफा जी हैं, ये जो चाहेंगे वही होगा। इनकी हाँ में हमारी हाँ है, और अगर इन्होंने ना कर दी तो फिर समझो ना है। राम प्रकाश तुरंत नाथूलाल के पास गया और जाकर नीचे बैठ गया। नाथूलाल जी बोले, देखो राम प्रकाश, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए शादी से पहले सारी बातें अगर साफ साफ हो जाएं तो अच्छा होगा। तो राम प्रकाश ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, आप जैसा उचित लगे वैसा ही ठीक है। नाथूलाल जी ने रौब से कहा, कितने तक की शादी कर लोगे राम प्रकाश? राम प्रकाश कुछ बोल नहीं रहा था, बस वह कभी छोटे लाल जी को देख रहा था तो कभी नाथूलाल को। इतने में ही चंदर ने कहा, बोलो भैया, जो भी बात है साफ साफ कह दो, और फिर तुम कौन सी कमी होने दोगे रानू बिटिया की शादी में? बिटिया की शादी के लिए कुछ तो तैयारी करके रखी होगी, फिर 20 बीघा खेत भी तो है तुम्हारे पास। इतना सुनते ही नाथूलाल जी बोले, 20 बीघा खेत है? फिर तो हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। अब तो बस ये बात करो कि शादी कैसे निपटानी है। इतने में विवेक अपने मामा के साथ आ गया और दोनों बाहर पड़ी कुर्सियों पर ही बैठ गए। नाथूलाल ने विवेक को अपने पास बुलाया और पूछा कि कैसा गांव लगा विवेक? तो विवेक ने कहा कि फूफा जी, वैसे तो गांव अच्छा है, हर तरफ हरियाली और शुद्ध हवा है और सीधे साधे लोग हैं, पर यहाँ पर लोगों का रहन सहन, यहाँ की धूल उड़ाती सड़कें बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। नाथूलाल जी ने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, शादी शहर से ही करते हैं, क्यों, कैसा रहेगा राम प्रकाश जी? राम प्रकाश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसा आप कहें। इतने में विवेक ने अपने मामा के कान में कुछ फुसफुसाया और मामा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और छोटे लाल जी से बोले, जीजा जी, मैं ये कह रहा था, अगर लड़का और लड़की आपस में कुछ बात कर लेते और फिर आगे बात बढ़ाई जाए तो अच्छा होता। छोटे लाल जी बोले, ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, आखिर उन दोनों का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, क्यों राम प्रकाश जी? राम प्रकाश ने कहा, जैसा आप कहें। और राम प्रकाश उठकर अंदर वाले कमरे की ओर गया, जहाँ पर सभी महिलाएं रानू के पास बैठी थीं। उसने अपनी पत्नी गौरी को बाहर से ही आवाज़ दी, अरे सुनती हो? तो गौरी तुरंत बाहर आ गई और बोली, हाँ जी बोलिए। तो राम प्रसाद ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, सुनो, वो विवेक जी हमारी बिटिया से कुछ बात करना चाहते हैं। गौरी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, अब जाने क्या नया रिवाज चलाओगे। आज से पहले हमारे खानदान में कभी लड़का और लड़की ने शादी से पहले बात की है क्या? अंदर गांव की कुछ औरतें हैं, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। राम प्रकाश ने कहा, अरे पगली, काहे की बदनामी? शहर में तो यह सब आम बात है। गौरी ने झुंझलाकर कहा, यह सब शहर के चोचले हैं, शहर में ही अच्छे लगते हैं। राम प्रकाश ने कहा, ओह भाग्यवान, तो क्या तू नहीं चाहती कि हमारी रानू बिटिया की शादी एक बड़े घर में हो, जहाँ उसके सारे सपने पूरे हो सकें, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो? गौरी ने कहा, कौन नहीं चाहेगा अपनी बिटिया की खुशी के लिए, फिर भी बिना कुछ सोच के बोल देती है। राम प्रकाश ने कहा, तो फिर क्यों इतना झमेला कर रही है? गौरी ने कहा, ठीक है, पर रानू के साथ मैं भी रहूँगी। तो राम प्रकाश ने कहा, हे भगवान, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, और वह वहाँ से चला गया। गौरी रानू के पास गई और धीरे से रानू के कान में कुछ कहा
और हाथ पकड़कर उसे बगल वाले कमरे में ले आई। उस कमरे में एक बानों वाली एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक चादर बिछाकर गौरी ने उस पर रानू को बिठा दिया और अपने आप विवेक को बुलाने बाहर गई और राम प्रकाश को आवाज़ दी। गौरी कहने लगी, सुनो जी, जरा विवेक को भेज दीजिए। विवेक ने भी सुन लिया था। यह सुनकर वह अपने आप खड़ा हो गया और गौरी की तरफ चल दिया। जब वह गौरी के नज़दीक पहुंचा तो गौरी के कमरे की ओर जो गौरी भी चल दी और बोली, आओ बेटा। विवेक जैसे ही अंदर गया, उसे देखकर रानू चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। विवेक ने रानू को देखा तो देखता ही रह गया। वह भूल गया कि गौरी भी वहीं पर है। गौरी ने चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटा। विवेक जैसे ही चारपाई पर बैठा, चारपाई की अधवाएं टूट गई और वह चारपाई के अंदर घुस गया। रानू ने तुरंत विवेक की ओर हाथ बढ़ाया और उसको उठाने के लिए सहारा दिया। विवेक उठ गया, पर रानू का हाथ पकड़े खड़ा रहा था और रानू की आंखों में देख रहा था। रानू भी विवेक की आंखों में देख रही थी। तभी गौरी की खांसने की आवाज़ से दोनों का ध्यान भंग कर दिया। गौरी ने कहा, लगता है विवेक जी को चारपाई पर बैठने की आदत नहीं है। बेटा, चारपाई पर सिरहाने पर बैठते हैं, पायताने पर नहीं। विवेक ने कहा, वो क्या है ना माँ जी, मेरे वहाँ पर चारपाई नहीं है, बेड है। तो गौरी बोली, अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी लाती हूँ। और कहकर गौरी वहाँ से चली गई। इतने में विवेक ने रानू से पूछा, क्या मैं आपको पसंद तो हूँ ना? रानू शर्माई सी बोली, जी। इतने में गौरी 2 कुर्सी ले आई और कमरे में डाल दी और बोली, बैठो बेटा। एक कुर्सी पर विवेक बैठ गया और दूसरी पर रानू बैठ गई और गौरी वहीं पर चारपाई पर बैठ गई। अब विवेक की समझ में नहीं आ रहा था कि गौरी की मौजूदगी में वह क्या बात करे, इसलिए बहुत देर तक वहाँ पर खामोशी छाई रही। इतने में विवेक के मामा ने बाहर से आवाज़ दी, विवेक, तुम्हें जीजाजी बुला रहे हैं। विवेक तुरंत उठा और कमरे से बाहर निकलकर छोटे लाल के पास पहुँचा और बोला, जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया। छोटे लाल जी बोले, विवेक, मैं ये कह रहा था कि तुम गाड़ी का कौन सा मॉडल बता रहे थे। विवेक ने राम प्रकाश की ओर देखा, जो कि अभी भी नाथूलाल जी के पास नीचे बहुत ही परेशानी की हालत में बैठा था। विवेक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नाथूलाल जी बोल पड़े, भाई विवेक, मेरी मानो तो ऐसा करो, नगद ले लो और गाड़ी अपने मन से निकलवा लेना। छोटे लाल जी की तरफ देखकर विवेक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। विवेक ने नाथूलाल जी की तरफ देखते हुए कहा, जैसा आप लोग तय करें फूफा जी। और मामा जी की ओर इशारा करते हुए कहा, मामा जी चलिए हम घूम कर आते हैं। और विवेक अपने मामा के साथ चला गया। नाथूलाल जी ने राम प्रकाश से कहा, देखो भाई, गाड़ी के लिए नगद दे दो, अगर इनको महंगी वाली चाहिए होगी तो उसमें ये अपना रुपया मिला लेंगे, ठीक है ना? राम प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप कहें। नाथूलाल जी ने फिर कहा, और शादी शहर से ही करेंगे तो उसका इंतजाम भी हम ही कर लेंगे, तुम उसका भी नगद दे देना और उसके बाद जो भी लेना देना होगा उसका भी नगद ही दे देना। तुम सिर्फ बिटिया और कुछ खास मेहमानों को ले आना, वहीं शादी निपटा कर अपने घर आ जाना, तुम्हारी सारी टेंशन हम ले लेते हैं बस। राम प्रकाश ने कहा, जी आपकी मेहरबानी है, पर कुल कितना रुपया चाहिए होगा? नाथूलाल ने कहा, देखो भाई, खर्चा तो बहुत हो जाएगा, पर तुम्हारी हालत देखते हुए तुम सिर्फ 15 लाख का इंतजाम कर लो, बाकी का हम देख लेंगे। क्यों छोटे लाल जी, ठीक है ना? छोटे लाल जी ऐसे मूड से बोले जैसे कि डील कम में तय हुई हो। अब ठीक ही है जीजा जी, आपकी बात टालने की मुझ में हिम्मत कहाँ, छोटे लाल ने कहा। फिर नाथूलाल जी ने राम प्रकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम भी तो कुछ बोलो, 15 लाख तो इंतजाम कर ही लोगे? 15 लाख रुपए? राम प्रकाश ने सूखे गले में थूक का घूंट निगलते हुए कहा। तभी चंदन ने राम प्रकाश से कहा, भैया इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम प्रकाश और चंदन अंदर वाले कमरे में जा पहुँचे। वहाँ गौरी भी आ गई। गौरी ने राम प्रकाश से पूछा, क्या बात हुई, कुछ मांग है क्या उनकी? राम प्रकाश ने कहा, पूरी शादी में 15 लाख का खर्चा है। गौरी चौंकते हुए बोली, हाय राम,
15 लाख कह रहे हैं? 15 लाख दे दो तो शादी का पूरा इंतजाम वही कर लेंगे। राम प्रकाश ने गौरी को बताया तो गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, हम कहाँ से लाएंगे 15 लाख? मैं तो पहले ही कहती थी हमारे बस का नहीं है इतने बड़े घर में शादी करना। और वहीं बैठकर गौरी रोने लगी। इतने में चंदर ने कहा, भैया आप तो कह रहे थे वो खेत बेचकर बिटिया की शादी कर लेंगे। गौरी ने बीच में टोकते हुए कहा, तो क्या सब एक ही बेटी की शादी में लुटा देंगे? और भी तो लड़कियां हैं, उन्हें क्या किसी कुएं में धक्का दे आएं? राम प्रकाश ने चंदर से कहा, चंदर भैया मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? गौरी ने बीच में टोकते हुए कहा, तो क्या सब एक की शादी में ही लुटा दें? और भी तो हमारी लड़कियां हैं, उन्हें क्या किसी कुएं में धक्का दे आएं? राम प्रकाश ने चंदर से कहा, चंदर भैया मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? चंदर ने कहा, देखो भैया मेरी मानो तो हाँ कर दो और खेत बेचकर बिटिया की शादी कर दो। मुझे तो इसी में तुम्हारे कई फायदे दिखाई देते हैं। गौरी ने चौंकते हुए कहा, फायदे? कैसे फायदे? चंदर ने कहा, देखो भाभी पहली बात तो यह है कि शादी के बाद उस घर में आपकी बेटी जो सब कुछ होगी, क्योंकि वह उस घर की बड़ी बहू होगी। वो जो चाहेगी वही होगा। अगर वो चाहेगी तो उससे छोटी बिटिया सोनिया की शादी भी उसी घर में हो सकती है, उनके छोटे बेटे सौरभ से। और फिर हम किस लिए हैं? हम भी बात करेंगे उनसे। गौरी ने कहा, वो तो ठीक है भैया, अगर खेत बेच दिए तो फिर अनाज कहाँ से आएगा? पेट कैसे पालेंगे? बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? कहाँ से इनका पालन पोषण करेंगे? चंदर ने समझाते हुए कहा, अरे भाभी उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं जिस मिल में काम करता हूँ वहीं भैया को भी लगवा दूंगा। महीने के 20-25 हज़ार मिला करेंगे। आप लोग यहाँ का मकान बेचकर शहर में मकान ले लेना। यहाँ कहाँ गांव में पड़े हो? आपका एक ही बेटा है, उसको शहर में अच्छे से स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ। यहाँ गांव में रहकर क्यों उसका और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? गौरी ने राम प्रकाश की ओर देखते हुए कहा, भैया बात तो सही कह रहे हैं। चंदर ने राम प्रकाश की ओर देखकर कहा, और फिर तुम क्या समझते हो शादी के बाद छोटे लाल जी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? तुम लोगों की गरीबी देखकर उनको शर्म नहीं आएगी? वो तो बहुत बड़े पेड़ की तरह हैं। मैं तो कहता हूँ उनकी छाया में पहुँच जाओ, जिंदगी सफल हो जाएगी। राम प्रकाश ने चंदर की तरफ देखा और फिर कहा, बात तो सही कह रहे हो भैया, फिर भी ना जाने क्यों डर लग रहा है। तो चंदर कहने लगा, इसमें डरने की कौन सी बात है भैया, मैं हूं ना आपके साथ। राम प्रकाश ने गौरी की तरफ देखा और पूछा। फिर गौरी ने कहा, फिर क्या भैया, जो कह रहे हैं वही किया जाए और क्या। और फिर राम प्रकाश ने फैसला लिया कि वो उनकी सारी बात मानेगा और खेत बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे बिटिया की शादी कर देगा। चंदर और राम प्रकाश बाहर आए। छोटे लाल जी को बोल दिया कि उनको 15वें दिन 15 लाख रुपए मिल जाएंगे और फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाएंगी। सभी मेहमानों को खुशी खुशी विदा किया गया। खेत बेचने के लिए राम प्रकाश की बात श्याम मनोहर से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए राम प्रकाश ने 80,000 रुपये बीघा के हिसाब से 16 लाख रुपए का खेत बेच दिया। उसने शहर से चंदर को बुला लिया था। जब श्याम मनोहर ने 16 लाख रुपए दिए तो राम प्रसाद ने 15 लाख रुपए चंदर को देते हुए कहा, ज़्यादा रुपए गांव में रखना ठीक नहीं है चंदर भैया, तुम आज ये रुपए शहर ले चलो, मैं कल लाऊंगा, फिर हम दोनों छोटे लाल जी को रुपए देने चलेंगे। चंदर रुपए लेकर शहर चला गया। अगले दिन जब राम प्रकाश शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी गौरी ने कहा, सुनो जी, क्या मैं आपके साथ शहर चल सकती हूँ? मैं भी तो देखूँ अपनी रानू बिटिया की ससुराल। राम प्रकाश ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर दोनों शहर पहुँच गए। जब दोनों चंदर के घर पहुँचे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में मालूम किया तो पता चला चंदर कल ही मकान छोड़कर कहीं चला गया है। राम प्रकाश के दिल में घबराहट होने लगी, पर उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि चंदर उसको धोखा दे सकता है।
गौरी की तो आंखें नम हो गईं, पर वह जुबान से कुछ नहीं बोल रही थी। इसलिए राम प्रकाश वहाँ से तुरंत छोटे लाल जी के घर पहुँचा। जब वह छोटे लाल जी से चंदर और 15 लाख रुपए के विषय में पूछा तो पता चला कि चंदर वहाँ भी नहीं पहुँचा था और न ही उसने रुपए पहुँचाए थे। वो दोनों तो लुट चुके थे। कुछ देर तक दोनों हैरान परेशान खड़े रहे। फिर गौरी जोर जोर से रोने लगी और राम प्रकाश उसको चुप करने का प्रयास करने लगा। उसकी आंखों में भी आंसुओं की धारा बह रही थी। छोटे लाल जी और सावित्री दोनों को खड़े खड़े देख रहे थे। गौरी अचानक दोनों की तरफ लपकी और उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी, देखिए जी, मेरी बेटी को अपना लो साहब, हम बर्बाद हो गए, हमारा तो सब कुछ लुट गया। गौरी छोटे लाल और सावित्री के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही। कभी अपनी साड़ी का पल्लू उनके आगे फैलाती और उनसे अपनी बिटिया की शादी की प्रार्थना कर रही थी, पर उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद छोटे लाल जी ने राम प्रकाश के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारे साथ राम प्रकाश जो भी हुआ है बुरा हुआ है। अब घर जाओ और अपने बच्चों को देखो और अपनी घरवाली को संभालो और अपनी बिटिया के लिए कोई अपनी हैसियत का लड़का देखकर शादी कर देना। राम प्रकाश एकटक छोटे लाल की तरफ देखता रह गया। वह समझ गया था छोटे लाल जी क्या कहना चाहते हैं। वह गौरी की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको उठाया और उसको चलने का इशारा किया। गौरी राम प्रकाश को सहारा लेती हुई घर की बाहर चलने लगी। कुछ ही देर में दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड पहुंच चुके थे। बस आने में अभी कुछ समय था। राम प्रकाश ने गौरी को वहीं एक सीट पर बिठा दिया और उसको बोला, मैं अभी आता हूं, और बस अड्डे के बाहर आ गया। बाहर शहर की चहल पहल थी, जिसको देखो वही भागा जा रहा था। इतनी व्यवस्था थी कि किसी को किसी का ध्यान ही नहीं था। ये वही शहर था जहाँ पर जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है सब आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पर आज राम प्रकाश की आंखें जिस चीज़ को ढूंढ रही थीं वह जीने के लिए नहीं बल्कि अपना जीवन समाप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वैसे तो जीवन नष्ट करने के लिए वही जहर काफ़ी होता है जो चंदर जैसे आस्तीन के सांप के भीतर होता है, पर इस शरीर के प्राणों का निकलना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा खोजने के बाद राम प्रकाश एक जहर की पुड़िया ले लेता है और अपनी जेब में रखकर गौरी के पास लौट आता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है और दोनों गांव आ जाते हैं। दोनों के घर पहुंचते ही बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। सोनू दौड़कर माँ के पैरों से लिपट जाता है, जिसे दुलार देकर गौरी अपने पास बिठा लेती है। रानू दोनों के लिए गिलास में पानी ले आती है। राम प्रकाश अपना कुर्ता उतारकर रानू को पकड़ा देता है और रानू के हाथ से पानी का गिलास लेकर रानू की तरफ ध्यान से देखने लगता है। बड़ी मुश्किल से राम प्रकाश अपने आप को संभालता है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान भरने की कोशिश करता है। तभी पास बैठा सोनू कहता है कि माँ, शहर से मेरे लिए क्या लाई हो? तो गौरी कहती है कि बेटा, मैं जल्दी में थी इसलिए कुछ नहीं लाई, भूल गई, जरा गई हूँ, जा रानू दीदी से पैसे ले ले और बिस्किट लेकर खा ले। सोनू रानू की तरफ जाता है और रानू जो अपने पिता राम प्रकाश के कुर्ते की जेब से कुछ पैसे निकालकर सोनू को दे देती है। सोनू सोनिया, मोना और रीना के साथ बिस्किट लेने चला जाता है। शाम को 7 बज चुके थे। रानू ने दोनों के खाने के लिए पूछा, तभी उसने गौरी की तरफ देखा जो उसकी माँ गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रानू उसके पास गई और पास में बैठ गई और आंसू पूछते हुए बोली, क्या हुआ माँ? तो गौरी ने कहा, बिटिया, हम बर्बाद हो गए, चंदर सारा रुपया लेकर भाग गया और अब तुम्हारी शादी भी के लिए भी उन लोगों ने मना कर दिया है, हमें माफ़ कर दे बिटिया। गौरी ने रानू को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पास बैठा राम प्रकाश भी रोने लगा। रानू ने दोनों को गले से लगा लिया। इतने में बच्चे भी आ गए। तीनों ने अपने अपने आंसू पोंछे और फिर रानू खाना बनाने के लिए चली गई। रात को सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। राम प्रकाश और गौरी के मुंह में खाना नहीं चल रहा था।
रानू देख रही थी कि उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। सभी को खाना खिलाकर, जो रानू ने खाना नहीं खाया था उसने सभी को खाना खिला दिया था। सोते समय जब रानू राम प्रकाश के पास गई तब राम प्रकाश ने रानू के हाथ में बचा हुआ 1 लाख रुपया रख दिया और कहा, बेटा इस घर में सबसे समझदार तू ही है, तो अपने हिसाब से इसको खर्च करना। लेकिन रानू कहने लगी, पापा मैं कैसे? तो राम प्रकाश ने कहा, बिटिया तू पढ़ी लिखी है, तू भला बुरा सोच सकती है। इतने में ही वहाँ पर गौरी आ गई और राम प्रकाश सकपका सा गया। रानू राम प्रकाश के गले लगकर रोने लगी। गौरी और राम प्रकाश भी रोने लगे। कुछ देर बाद रानू वहाँ से चली गई। गौरी और राम प्रकाश कुछ देर बात करते रहे। बाद में रात के लगभग 2 बजे जब गौरी सो गई तो राम प्रकाश अपना जीवन समाप्त करने के लिए उठा और फिर बैठकर विचार करने लगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वह उठा और धीरे धीरे खूंटी में टंगे अपने कपड़ों की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो चौंक गया। कुर्ते की जेब से जहर की पुड़िया गायब थी। उसने अपने सारे कपड़े देख डाले पर जहर की पुड़िया कहीं नहीं मिली। थक हार कर राम प्रकाश बैठ गया और सोचने लगा, हाय रे किस्मत, लगता है अभी जीवन में और भी ठोकरें खानी लिखी हैं। जो जहर की पुड़िया भी कहीं गिर गई। फिर वह लेटने लगा। जैसे ही वह लेटा उसको याद आया कि उसने कुर्ता अपनी रानू बिटिया को दिया था, जिसकी जेब से रानू ने सोनू को पैसे दिए थे। तो राम प्रकाश अचानक से चिल्लाया, रानू रानू, जिससे गौरी की आंखें खुल गई जो वहाँ पर सोई हुई थी। वह भी उधर दौड़ पड़ी जिधर राम प्रकाश दौड़कर गया था। जब राम प्रकाश वहाँ पहुँचा जहाँ रानू लेटी हुई थी तो उसने देखा रानू के मुंह से झाग निकल रहा है। वह अपने पापा के हिस्से का सारा जहर पी चुकी थी। उसके हाथ के पास ही खाली जहर की पुड़िया और एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें रानू ने लिखा था कि पापा, इस परिवार को मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। गौरी रानू से लिपट कर रोने लगी और राम प्रकाश बेसुध एक तरफ बैठ गया। पास पड़ोस के लोग रोना सुनकर इकट्ठा होने लगे। सुबह होने तक बात आसपास के दूसरे गांवों तक फैल गई। रानू को देखने के लिए ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। सभी की आंखें नम थी। किसी परिचित को देखकर गौरी रानू का सर उठाती है और विलाप करती हुई कहने लगी, उठ जा बिटिया, देख तुझे देखने कितने लोग आए हैं। दोस्तों, क्या चंदर ने राम प्रकाश के साथ जो किया वो सही था? क्या एक गरीब और भोले भाले लोगों के साथ धोखा करना सही है? क्या दहेज रूपी राक्षस कितनी और बेटियों की बलि लेगा? क्या हमारे समाज में यह दहेज रूपी दानव ऐसे ही बेटियों की बलि लेता रहेगा? चंदर ने जो किया, धोखा दिया, वो तो बहुत गलत था। क्या छोटे लाल ने जो रानू की शादी तोड़ के किया, क्या वो अच्छा था? क्या ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों, आपकी जो भी राय है वह कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।